गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लेसन 4 का ही भारत में निर्धनता की पहचान के बारे में पढ़ेंगे और निर्धनता की संख्या तो जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा के से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है, यानी कि अपन निर्धनों की कुल जनसंख्या जो होती है वो उसका भाग लगाना है अपन को। जैसे कि निर्धनों की संख्या अपन तो अनुपात ज्ञात हो जाएगा अपने को, तो देश की कुल जनसंख्या में भाग किसका लगाएंगे? देश में निर्धनों की संख्या का। ठीक है, तो जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा के नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। आप संभवतः भारत में बसे निर्धनों की कुल संख्या जानना चाहेंगे। वे कहाँ रहते हैं और क्या पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या या अनुपात में कमी आई है या नहीं। जब इस प्रकार की तुलना सामान्यतः अनुपातों और प्रतिशतों के रूप में करते हैं तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों और विभिन्न प्रांतों में समय समय पर उनके प्रसार की जानकारी की प्राप्त होती है। जैसे आपका ये जो एक चार्ट बना हुआ है तो उड़ीसा में, बिहार का ये सब बना हुआ है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये जितना ऊंचा जा रहा है वो निर्धनों के, क्योंकि लिखा है कुछ बड़े राज्यों में निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या 1973 से 2000 में प्रतिशत। तो यहाँ पर अपन ने 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे प्रतिशत लिखा हुआ है ओ वाई अक्ष पर, और ओ एक्स अक्ष पर अपन ने राज्य लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है कि ये आपकी संख्या है जिसमें से निर्धनों की संख्या, ये वाइट से जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इतनी आपकी क्या है, निर्धन लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में देखो, सबसे कम जो है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर राजस्थान में भी गरीबों की संख्या जो है दिखाई दे रही है। इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। 2 राज्य हैं, दो वर्ष दिए हुए हैं, 1973-74 में भी और 99 और 2000 में भी। यानी कि आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में ये जो है जो ब्लैक दिया हुआ है, इतने प्रतिशत जनसंख्या कितनी कब थी? 1973 में गरीब थे, और वहीं सन 2000 में गरीबों की संख्या पहले की तुलना में कैसी हो गई है? कम हो गई है, क्योंकि सरकार ने कुछ कार्य किए, आर्थिक विकासात्मक कार्य किए। इस प्रकार जो ब्लैक वाला है वो इसमें दिया हुआ है, देखो जैसे ये कि 1973-74 का दिया हुआ है, और ब्लैंक जो खाली वाला है जो 1999-2000 के आंकड़े दिए हुए हैं। इस प्रकार पता लगता है आपको। तो निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े योजना आयोग उपलब्ध कराता है। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन, जो कि आपने सांख्यिकी वाली बुक में पढ़ा था कि हम जनगणना के जो आंकड़े एकत्रित करते हैं वो सर्वेक्षण संगठन द्वारा करते हैं और उपभोग व्यय के आधार पर आंकलित किए जाते हैं। चार जो आपका ये भी मैंने बताया है, 1973 से 2000 की अवधि में भारत में निर्धनों की संख्या तथा जनसंख्या में उनका अनुपात दर्शाया गया है। वर्ष 1973-74 में देश में 321 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे थे। यह संख्या कम होकर 1999-2000 में कितनी रह गई है? 260 मिलियन रह गई। आनुपातिक दृष्टि से 1973-74 में कुल जनसंख्या का 55% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे था। यह अनुपात 1999-2000 में गिरकर ये 26% रह गया, यानी 73-74 में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब थी? 55%। वहीं 99 और 2000 में ये कितनी रह गई? 26%। 1973-74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में बसे थे, और जो 1999-2000 में कितने हो गए? 75% हो गए। इसका अर्थ है कि भारत में 3/4 से अधिक निर्धन गाँवों में ही बसे हैं। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी कहाँ दिखाई देती है अपने को? ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता अब शहरों की ओर आ गई है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 1990 के दशक में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है, वहीं शहरी क्षेत्र में उनकी संख्या में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ी है। वैसे शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या अनुपात निरंतर कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1973 से 2000 की अवधि में निर्धनों की संख्या व अनुपात दोनों में कम हुए हैं, किंतु दोनों के परिणाम की गिरावट का स्वरूप बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। देश में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या की तुलना में यह अनुपात बहुत धीमी गति से नीचे आ रहा है। यहाँ आप यह भी देखेंगे कि जहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की संख्या का अंतर 1990 के दशक के आरंभ तक बिल्कुल कम नहीं हुआ है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो गरीबों में भी वृद्धि हो रही है। तो 1999-2000 तक पूर्ववत बनी हुई है।
4.4 में अभी आपने चित्र देखा था, निर्धनता की राज्य स्तरीय प्रवृत्तियाँ दिखाई गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के जो 70% निर्धन है, कौन कौन से राज्यों में है ये कॉपी में कर लेना। 5 राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1973-74 में तो इन राज्यों की आधी से अधिक आबादी निर्धनता रेखा से नीचे थी। वर्ष पर 1999-2000 में यह केवल बिहार और उड़ीसा में ही उस स्तर के नीचे रह गए थे। यद्यपि इन राज्यों में भी निर्धनता का अनुपात कम हुआ है, पर अन्य राज्यों की अपेक्षा उनकी सफलता न के बराबर है। यदि गुजरात को देखें तो वहाँ 1973 से 2000 के बीच का निर्धनता रेखा से का अनुपात 48% से कम रहकर मात्र कितना रह गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पर है, आपके गुजरात में, तो 15% ही रह गया। इसी अवधि में 1973-2000 में पश्चिम बंगाल की सफलता भी महत्वपूर्ण है। यहाँ भी इस अनुपात को 2/3 करने में, यानी कि 63 से घटाकर कितना हो गया है, 27% रह गया है। अब निर्धनता क्यों होती है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। निर्धनता के कारण निर्धनों की जीवन को चिन्हित करने वाले संस्थागत और सामाजिक कारकों को आधारित है। निर्धन गुणवत्ता शिक्षा से दूर है, अच्छी आय प्राप्त करने के लिए वांछित ज्ञान करने में असक्षम है, क्योंकि निर्धन यदि लोगों को सभी को शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, निर्धनता स्वतः दूर हो जाएगी, क्योंकि वो कोई ना कोई कार्य अवश्य करेगा। तो स्वास्थ्य की देखरेख से अनभिज्ञ मुख्य रूप से जाति, धर्म एवं ऐसे भेदभावपूर्ण रीतियों से निर्धन प्रभावित हो रहे हैं। इनके मुख्य कारण है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और असमानता है। सामाजिक बहिष्कार है, समाज के लोग इनको बहिष्कृत कर देते हैं। बेरोजगारी भी निर्धनता का मुख्य कारण है। ऋणग्रस्ता, क्योंकि ऋण कृषि की जो है, कृषक ऋण में पैदा होता है, ऋण में पलता बढ़ता है और ऋण में ही मर जाता है, तो ऋणग्रस्तता भी सबसे बड़ी निर्धनता का मूल कारण है। और धन के वितरण की असमानता, आज भी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, कई लोगों को तो पैसा पैतृक से ही मिल जाता है और कई लोग बहुत मेहनत करके प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर धन के वितरण की भी क्या है, असमानता है। समग्र निर्धनता व्यक्तिगत निर्धनता का योग है। निर्धनता की संख्या अर्थव्यवस्था में व्याप्त इन समस्याओं के कारण भी हो सकती है। निम्न पूंजी निर्माण, हमारे यहाँ पर पूंजी का निर्माण ही नहीं हो पाता, यानी कि पूंजी को किस क्षेत्र में लगाया जाए जिससे कि अधिक पूंजी बन सके। तो आधारिक संरचना का अभाव है, क्योंकि देश में भूमि, मतलब बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, इनका भी अभाव होने के कारण इनके लोगों को, सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। मांग का अभाव है, क्योंकि लोगों की आय अच्छी नहीं है, और आय अच्छी नहीं है तो लोग मांग नहीं करते, मांग नहीं करते तो उत्पादन नहीं होता, उत्पादन नहीं होता तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता। फिर है जनसंख्या का दबाव और सामाजिक कल्याण व्यवसाय का अभाव। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम हमारे यहाँ कम ही होते हैं। तो आपने पहले अध्याय में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ा। वैसे तो इस शासन व्यवस्था के प्रभावों के विषय में अभी भी विवाद चल रहा है, पर भारत की अर्थव्यवस्था और जन सामान्य के जीवन स्तर पर उसके बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े। अंग्रेजी राज के समय बड़े स्तर पर विऔद्योगिकरण हुआ था, क्योंकि आपने पहले वाले लेसन में पढ़ा था विऔद्योगिकरण के बारे में। विऔद्योगिकरण क्या था, वे मतलब जो अंग्रेजी सरकार थी वो क्या करना चाहती थी, यहाँ से अपने भारत से तो क्या ले जाती थी, कच्चा माल, और वहाँ से निर्मित माल को यहाँ पर बेचती थी। लेकिन यहाँ का माल सस्ता लेती थी और बेचती वो कैसे थी, महंगे दामों पर बेचती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर रोजगार छिन ही रहा था, क्योंकि कच्चा माल ही ले जाती थी। यदि निर्मित माल के लिए यहाँ पर उद्योग लगाए जाते तो लोगों को रोजगार मिलता। इंग्लैंड में लंकाशायर विनिर्मित सूती कपड़े के आयात ने काफ़ी मात्रा में स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर दिया और भारत कपड़े के स्थान पर सूती धागों का ही निर्यातक होकर रह गया। अंग्रेजी राज की अवधि के दौरान 70% से अधिक भारतीय कृषि पर आश्रित थे, अतः उस क्षेत्र में जीवन निर्वाह पर अन्य बातों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी नीतियों ने ग्रामीण करों के भार को बहुत अधिक कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या लेते थे, कर लेते थे, इसलिए भी करों से भी उनकी सारी आय चली जाती थी। जिससे व्यापारी और महाजनों को बड़े भूस्वामी बनने में सहायता मिली। जो पैसे वाला था वो पैसे वाला बनता चला गया, गरीब था वो गरीब बनता गया। ब्रिटिश राज में भारत ने खाद्यान्नों का निर्यात आरंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप 1975 से 1900 की अवधि की अकालों के दौरान 260 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। भारत में अंग्रेजी राज का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उन्हें भारत में अपने निर्यात का बाजार मिल जाए, क्योंकि भारत से में ही अपने माल को क्या करते थे, निर्यात करते थे। भारत अंग्रेजों का ऋणों का भुगतान करता रहे तथा अंग्रेजी साम्राज्यवादी सेनाओं के लिए मानव शक्ति प्रदान करता रहे। मानव शक्ति यानी मनुष्य ने भी अपने, मतलब व्यक्तियों ने भी अपने को प्रदान किया था, काम किया था उन लोगों के लिए। तो ब्रिटिश राज ने करोड़ों भारतीयों को निर्धन बना दिया, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूट ले गए, उद्योगों को सस्ते दामों पर अपना उत्पादन अंग्रेजों के हाथों बेचना पड़ा, क्योंकि वो निर्मित माल को यहाँ बनाते थे तो यहाँ बेचते थे तो उनका सस्ता होता था, और क्योंकि वो
मशीनों से बना होता था। और भारत में बने हुए लोगों का माल कैसा होता था, हाथ से बनता था तो महंगा होता था, देखने में भी कम सुंदर होता था, क्योंकि हाथ से बने में थोड़ी सी कमी रह जाती थी और मशीन से बने में सुंदरता दिखाई देती थी। तो यहाँ के लोग अपने विदेशों के माल खरीदते थे और यहाँ का माल बिना बिके ही रह जाता था। तो कितने ही लोग अकाल और भूख के कारण मर गए। 1857 से 58 में स्थानीय नेताओं को हटाने, किसानों पर भारी कर थोपने तथा अन्य आक्रोशों ने सिपाहियों द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का रूप ले लिया। आज भी कृषि ही ग्रामीण जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार है तथा भूमि ही उनकी प्राथमिक परिसंपत्ति है। भू स्वामित्व को ही भौतिक संपन्नता का प्रमुख निर्धारक माना जाता है और कहा जाता है कि जिसके पास जमीन है वही जीवन स्तर सुधारने में समर्थ हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने भूमि के पुनर्वितरण के प्रयास किए। जिनके पास अधिक भूमि थी उनसे भूमि लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांटा गया, जो अपनी भूमि पर मजदूरों के रूप में कार्य करते थे। मतलब क्या है, स्वतंत्रता के बाद सरकार ने काश्तकारी अधिनियम बनाया जिसमें ये बताया गया कि जो बहुत वर्षों से उस भूमि पर कार्य कर रहे हैं और उनकी भूमि है वो दूसरों को उन्होंने दे रखी है, तो सरकार ने उस भूमि को वापस से उन्हीं लोगों को दिलवा दिया। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो भूमि जिनके पास है बहुत सालों से है, तो उन्होंने अब एक सरकार ने एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी कि एक व्यक्ति के पास इतनी ही भूमि होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भूमि होगी तो सरकार उसको क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। लेकिन जनता ने क्या किया, अच्छी भूमि अपने पास रख ली और खंडर और उपजाऊ भूमि को उन्होंने उनको दे दिया था। तो प्रयासों से लिखा है ना, अधिकांश किसानों के पास जो खेत थे वे बहुत छोटे थे और उनके पास भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए धन और योग्यता का अभाव था। अब वो पहले से ही दूसरों के यहाँ खेतों पे काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं था, तो वो अनुपजाऊ भूमि यदि उनको मिलती है तो वो उसको कैसे उपजाऊ बनाए। तो उनके पास धन और योग्यता के अभाव के कारण जोतों का जो व्यवहारिक रूप है वो बहुत ही छोटा था। अधिकांश भारतीय राज्य भूमि के पुनर्वितरण को नीति को लागू करने में भी असफल रहे। ग्रामीण भारत में बसे निर्धन अधिकांश से बहुत छोटे किसान ही है। उनकी भूमि आमतौर पर कम उपजाऊ और वर्षा पर निर्भर होती है। उनकी जीविका निर्वाह फसलों का और भी कभी कभी पशुधन पर भी निर्भर होती है, क्योंकि वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं और पशु पालते हैं। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों के अभाव में कृषि के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता धीरे धीरे घट रही है। इससे जोतों का भी खंडन हो रहा है और छोटी छोटी जोतों से प्राप्त परिवार की मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है। और आपने ये भी देखा होगा, कृषि और अन्य आवश्यकताओं के हेतु के लिए उन्हें भुगतान न कर पाने के कारण कृषक क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी फसलें सूख जाती है। प्राकृतिक आपदाएं आजकल आपने देखा है खूब आती रहती है, इससे भी किसान जो है कभी पनप ही नहीं पाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश सदस्य तो हुए रोजगारों के अवसरों की इस भागीदारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज आप कहोगे आरक्षण के लिए आरक्षण जब किया गया था, क्योंकि इन छोटे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत बुरा टाइम रहता था, क्योंकि वो उनके पास अपनी जीविका चलाने के लिए भी रुपया नहीं होता था, खाने के लिए पैसे सामान नहीं होता था, तो पढ़ ही नहीं पाते थे। तो इन लोगों को पढ़ाने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई या वो किए हुए हैं, क्योंकि उनके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी थी पहले। अब इनको पढ़ाने के लिए सरकार आज आगे बढ़ रही है। भारत में अधिकांश शहरी निर्धन एक बड़ा वर्ग है जिन्होंने रोजगार की जीविकोपार्जन की तलाश में शहरी क्षेत्रों का प्रवासन किया। औद्योगिकरण इन सबों के दे पाने में विफल रहा। शहरी निर्धन व बेरोजगार रहे हैं। अब मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर इसका पहुंच नहीं पाएगा आपके पास, उससे आगे कल पढ़ाऊँगी।